श्रोताओं, आज के अतिथि कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ विशेष लोगों से जिनके जीवन में बहुत कुछ हुआ है और जिनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, जिनके जीवन में अनुभव का एक बड़ा भंडार होता है। आज हमारे साथ हैं आगरा का सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व, जिनके नाम से आप कहीं न कहीं परिचित होंगे, कहीं न कहीं उनका नाम सुना होगा, उनके दर्शन किए होंगे। आप हैं श्रीमती रानी सरोज गौरेहार जी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता? मेरा जन्म आगरे का ही है। 1929 जी का मेरे जीवन में बड़ा महत्व है। उसी वर्ष बा और बापू आगरा आए थे और उन्होंने यहाँ 10-15 दिन निवास किया था। मैं उस समय माँ के गर्भ में थी। मैं समझती हूँ उन्हीं दिनों बापू का आशीर्वाद मुझको प्राप्त हो गया था। इतने बड़े व्यक्तित्व का कहीं न कहीं आपके जीवन पर उसका असर हुआ होगा। बचपन में उसमें कैसा माहौल था? 1929 में तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। जब आप स्कूल जाती रही होंगी, खेलने कूदने में कुछ याद हो, बताएं हमारे श्रोताओं के लिए। बचपन की यादें तो मुझे ऐसी हैं जैसे ही कोई खाना बदोश को अपना जीवन याद हो। जी मेरा पूरा बचपन एक खाना बदोश की तरह बीता है। 1929 में मेरा जन्म हुआ। 31 में या 30 के अंत में मुझे कुछ महीने के लिए करके माँ जेल चली गई। जी उसके बाद जब वो जेल से बाहर आई तो 33 में वो फिर जेल चली गई और मैं उनके पिताजी के मित्र के यहाँ 1 साल भर के लिए छोड़ दी गई। जी वहाँ से लौटी तो बड़ौदे में एक आश्रम था, वहाँ रही आई। बड़ौदे के आश्रम के दौरान त्रिपुरा कांग्रेस हुई। जी हरिपुरा कांग्रेस। उसमें सरदार ने पूछा, बेटी कहाँ है? तो पिताजी ने बड़े खुश होकर बताया कि आपके गुजरात के एक आश्रम में। बड़े नाराज हुए, अरे वो तो बड़ी ख़राब जगह है, निकालो उसे वहाँ से। तो खैर लौटते समय मुझे निकाल लिया गया। जी 1937 में पिताजी MLA हो गए। तब फिर आगरा के सेंट जॉन्स में हॉस्टल में मुझे रख दिया गया। तो इस प्रकार से मेरा बचपन जो है, बिल्कुल कभी बचपन में कोई मेरा अपना घर था ऐसा मुझे शायद महसूस नहीं हुआ काफ़ी समय तक। जी, क्योंकि बहुत छोटी थी आपकी माताजी, जेल गई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। आपके पिताजी पंडित जगन प्रसाद रावत जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। तो पिताजी कुछ यादें जो आप बता रही थी, जैसे सरदार जी ने उनसे कहा, या कुछ और आप बताना चाहें? पिताजी की तो खैर बहुत सी यादें हैं जी। और पिताजी के ही द्वारा मैं रफ़ी भाई से जुड़ी रही, सरदार पटेल से जुड़ी रही जी। नेहरू जी से भी कई बार भेंट करने का मौका मिला उस अवसर पर। पिताजी को कुछ घर के लिए तो अवकाश मिलता ही नहीं था। पूरे समय वो कांग्रेस के काम में रहते थे या जेल में रहते थे। तो इस प्रकार कुछ व्यक्तिगत बातें तो कम हैं, सार्वजनिक बातें तो उनकी बहुत सी हैं। कुछ जैसे आपने कहा कि नेहरू जी से मुलाकात हुई, सरदार जी से, रफ़ी अहमद किदवई साहब से, तो उनके कुछ संस्मरण हो जो आप बताना चाहें? सरदार पटेल का तो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको वहाँ से निकालो, दूसरी जगह रखो। आंदोलन के ज़माने में तो इतनी दौड़ भाग में किसी से ज़्यादा मिलने का, ज़्यादा पास बैठने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब 47 में पिताजी मंत्री हो गए, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तब अक्सर इन लोगों से मिलने का मौका मिला। रफ़ी भाई हमेशा जब आते थे लखनऊ, पहले तो लखनऊ में ही मंत्रिमंडल में थे, दिल्ली चले गए थे, जब आते थे तो हमारे पास ही ठहरते थे और सुबह ही वो 5 बजे उनका आदमी मुझे भी जगा दिया करता था और हम लोग दोनों बैठ करके सवेरे कॉफ़ी पीते थे। जी। राजनीति की बातें उन लोगों से नहीं होती थी जी। बस घर की बातें, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, यही सब बातें हुआ करती थी। जी। अच्छा, इस राजनीतिक माहौल में कहीं न कहीं राजनीतिक सोच आपके अंदर विकसित होती गई और आपने शिक्षा दीक्षा में भी लॉ किया, आपने MA किया, लॉ किया, आप वकालत भी की 1 साल की, 1 साल वकालत भी की और सन 1943 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपको एक कारावास में भी रहना पड़ा। वो क्या प्रकरण था, कुछ बताएं, कैसा माहौल था उस समय? पिताजी जेल में थे ही जी। चारों तरफ आंदोलन हो ही रहा था। बचपन में भी हम ऐसा करते थे कि हर इतवार को सब बच्चों को इकट्ठा करके जी झंडे लेकर के प्रभात फेरियां लगाया करते थे। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, हर इतवार को प्रभात फेरियां लगती थी। मुझे 1900 क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का ध्यान है कि उसमें हमें इसमें यहाँ एक स्कूल था पहले जो अब ये सिंगी गली में कन्या पाठशाला कहलाता था जी। उसमें पढ़ रही थी उन दिनों। तो ये हुआ कि स्कूल की छुट्टी नहीं होगी तो मैं 7th में थी। हमने 7th की लड़कियों ने सब तय किया आपस में और वहाँ की सीढ़ियों पर बैठ गए, काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ थी, और सब लड़कियों को आने से रोक दिया। टीचर्स को निकल जाने दिया लेकिन लड़कियों को आने से रोक दिया गया और बिल्कुल कंप्लीट हड़ताल वहाँ पर हो गई कि कोई विद्यालय नहीं जाएगा, कोई विद्यालय नहीं जाएगा, विद्यालय की छुट्टी हो गई।
हमारी अध्यापिकाएं अच्छी थी, उन्होंने न डांटा न डपटा, चुपचाप वो भी ऊपर जाकर के बैठ गई और एक तरह से उस दिन 9 अगस्त को हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट हड़ताल करा दी। इसी तरह से उसी वर्ष की बात है, क्योंकि फिर तो मैं जेल चली गई थी। वहाँ पहले 7वीं क्लास में ये गर्ल गाइड हुआ करती थी जी। तो हमारे यहाँ भी जब 6th पास किया तो 7th में गर्ल गाइड के लिए हम लोगों को सबको खड़ा कर दिया गया मैदान में, यूनियन जैक लग गया जी, और कैसे सलामी देनी है ये सब बताया गया। और उसके बाद टीचर ने सलामी के लिए कहा सैल्यूट। अच्छा, हम लोग सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो मैंने धीरे से बगल वाली से कहा मैं तो सैल्यूट नहीं करूँगी। उसने धीरे से कहा ये नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। ऐसा करते करते फुस 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 पीछे तक पहुँच गई। संदेश हो गया कोई यूनियन जैक को सैल्यूट नहीं करेगा, कोई यूनियन जैक सैल्यूट नहीं करेगा। वो सैल्यूट कहती है, हम लोग सब चुपचाप खड़े हुए, फिर नाराज हुए, तो लोग इतना सिखाया तुम लोगों ने अभी तक सैल्यूट नहीं किया। फिर दोबारा विद द रिजल्ट उस दिन स्थगित हो गई जी। अगले शनिवार को फिर जुड़े, फिर वही प्रश्न आया। रिजल्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ से गर्ल गाइड खत्म हो गई लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियों ने सैल्यूट नहीं किया जी। ये उसमें जो माहौल था, जो एक जज्बा था, इस तरह का जज्बा था जी। तो जेल जाना कैसे हुआ? पिताजी जेल में थे। अच्छा, ये बताएं, जब आप छोटी थी, पिताजी जेल में थे, माताजी भी जेल की यात्रा करती थी, कैसा आपको एक बालक मन में या बालिका मन में किस तरह के भाव आते थे? कोई कष्ट नहीं था जी, जिसको कोई कहेंगे। मुझको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे कोई कष्ट हो रहा है। अच्छा लगता था। पिताजी भी, मैं, माताजी भी काम कर रही, छोटे थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी जानकारी, लेकिन फिर भी मन में होता था कि मैं भी कुछ कर सकूं। फिर माताजी ने कहा वो जेल जाने वाली हैं, तो मुझे लगा मैं भी जाऊं साथ में जी। अब तक तो सिर्फ यही काम करते थे कि भी प्रभात फेरी लगा रहे हैं या और छोटे हैं संदेशे पहुंचा रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, लेकिन एक ठोस काम करने का मौका मिला तो मैं भी माताजी के संग हम लोगों ने ये किनारी बाजार का जो चौराहा फुवारे वाला जी, उस चौराहे पर नमक मंडी की गली से तो मैं आई थी झंडा लेकर जी। और फुवारी की तरफ से कमला शर्मा, श्रीराम शर्मा जी की पुत्री और उदयन की बहन बड़ी, वो आई थी, और किनारी बाजार से माँ आई थी। हम लोग तीनों वहाँ पर उस तिराहे पर खड़े होकर के फिर हम लोगों ने नारे लगाना शुरू किया। एक तरफ से भीड़ जुड़ गई, सभासी हो गई, फौरन ही हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोतवाली पहुँच गए। तो बस यही भूमिका है। तो क्या अवस्था थी उस समय आपकी? मैं 13 साल की थी। 13 साल की। तो जब आप जेल गई और वहाँ रही तो वहाँ किस तरह का माहौल था, क्या क्या करना पड़ता, क्या परेशानियाँ होती थी? परेशानियाँ, हम शायद बाल वार्ड में थे इसलिए हो या जो भी हो, लेकिन बहुत परेशानी हमको तो, औरों को तो बहुत होती थी जी। मूंछ काटो, ये बुनो, ये करो, वो करो, सिलाई करो, बहुत सारे काम दिए जाते थे उन लोगों को, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं था जी। और एक बड़ा अच्छा सौहार्द का वातावरण था। हम लोग सब मिल कर के पहले तो आगरे में तो रही 2-3 में, उसके बाद लखनऊ जेल, तो लखनऊ जेल में ज़्यादा दिन भी रही और वहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के रात को रामायण पढ़ते थे जी। दिन भर कुछ और चर्चा करते थे, बाहर खेलते थे। बगल में ए वार्ड के हम लोगों को सी क्लास में रखा गया था, बगल में ए वार्ड की कमला नेहरू के साथ के और लोग, शिवराजवती नेहरू वगैरह थी, वो लोग बीच के दरवाजे से बुला के हम लोगों को कुछ अपने यहाँ से कुछ दे दिया करती थी खाने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है खाने में कि जो रोटी मिलती थी वो तो खैर जैसी होती थी, सब्जियां इतनी ख़राब होती थी क्योंकि इकट्ठा लेकर के काट के उनको ऐसे ही काट दिया जाता था, टिड्डे भी कट जाते थे, सब कट जाता था। दाल जो आती थी उसमें इतने ज़्यादा ऊपर कीड़े होते थे कि वो खा नहीं सकते थे, बिना साफ किए वजह से ही पका देते थे। तो होता क्या था, लेकिन उसके संग में नमक की डलियाँ मिलती थी, तो उन नमक की डली को, रोटी को, उस पर जो तसला होता था, 2 ईंटें रखी, उसमें नीचे 2-3 लकड़ियाँ लगाई बीन लाए दिन में, और उसके ऊपर उल्टा तसला रख के और सिर में लगाने के लिए तेल मिलता था जी। तो उस कड़वे तेल को जरा से चुपड़ के उस रोटी पे गरम करके उस नमक की डली से रोटी खाया करते थे हम लोग। वो भी एक अलग तरह का अनुभव है जी। तब इतने संघर्षों के बाद कहीं ना कहीं इस सभी संघर्षों का योगदान रहा कि देश आज़ाद हुआ, और आप जैसे लोगों ने जो कोई भी जो भी संघर्ष किया देश के लिए, वो बहुत बड़ी बात है कि आज की पीढ़ी स्वतंत्र भारत में सांस ले रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कैसा अनुभव रहा था? कुछ वहाँ के उस समय के दृश्य जो आपको याद हो? सहारे उसमें लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती थी, जो लोग नहीं भी समझते थे कि हम आज़ाद हो रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पर भी जी। सब वातावरण देख करके एकदम खुशी दिखाई देती थी। और उस दिन 47 को, उस दिन तो 15 अगस्त को तो खैर जितना रोशनी पूरे उसमें बाज़ार में और यहाँ और सब जगह, और इतना ज़्यादा जगह जगह झंडे लगे हुए हैं,
बहुत। मैं उस दिन वहाँ लखनऊ थी जी। तो लखनऊ परेड ग्राउंड में सलामी ली मुख्यमंत्री ने, ये पंत जी ने, मतलब एक पूरे उसमें बच्चे से लेकर बड़े तक जोश उत्साह जी, बहुत ही ज्यादा जोश, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात पूरे देश के लिए, हर देशवासी पूरे देशवासी के लिए बहुत बड़ी बात जी। जिन्होंने उसमें भाग लिया था उनके लिए भी, जिन्होंने भाग नहीं लिया था उनके लिए भी, सब उस बात को अपने महसूस कर रहे थे कि कुछ नया हुआ है। जी हाँ, कुछ वातावरण में परिवर्तन है, कुछ नया हुआ है, ये हर एक आदमी महसूस कर रहा था जी। जब गांधी जी आगरा आए थे, उनसे जुड़ी कुछ बातें आप कहना चाहेंगी? बापू का तो दर्शन मैंने गर्भावस्था में किया था, उसके बाद हरिपुरा कांग्रेस में किया था, उसके बाद आज़ादी पाने के बाद दिल्ली की हरिजन बस्ती में भी उनको सुना है मैंने। लेकिन 30 जनवरी को जब वो चले गए जी, उसके बाद फौरन तो नहीं, लेकिन उसके बहुत बाद में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जी, स्वागत है, कि जब चला अकेला गांधी, पूरी सुना। जब चला अकेला गांधी, जगह देश का कोना कोना है स्वतंत्र अब हमको होना, विप्लव छाया बड़ी जोर से देश प्रेम की आंधी, जब चला अकेला गांधी। वाह, क्या बात। निर्धन का हुआ बना देवता, ऊंच नीच को एक लेखता, भेदभाव सब मेटे लीके जातिवाद की लांघी, जब चला अकेला गांधी। वाह, क्या बात। हाथ लकुटिया धोती तन पर, अब बोझ गुलामी का अंतर पर। वाह। हाथ लकुटिया धोती तन पर, बोझ गुलामी का अंतर पर, आज़ादी पाने को कितनी कठिन तपस्या साधी, जब चला अकेला गांधी। अंतिम पंक्तियां की तरफ। पाई तो आज़ादी लेकिन कैसे सींचे उसको प्रतिदिन, वाह, कैसे उसकी हम रक्षा कर पाए। क्या बात है। पाई तो आज़ादी लेकिन कैसे सींचे उसको प्रतिदिन, सीख न पाए, सीख न पाए, और गया बीच से बात रह गई आधी, जब चला अकेला गांधी, जब चला अकेला गांधी। तो बापू से हम यह नहीं सीख पाए, आज़ादी पाने की कला तो सीख ली, लेकिन आज़ादी पाने के बाद उसकी रक्षा हम कैसे करें, ये हम बापू न सीख पाए, वो हमारे बीच से चले गए। कैसे संभालें आज़ादी को, और कैसे और मजबूत करें, और 1955 में आपका विवाह हुआ गौरेहार नरेश श्री प्रताप सिंह जूदेव जी के साथ, और मध्य प्रदेश की राजनीति में आपका प्रवेश हुआ। तो राजवंश में जाना एक से दूसरे में, तो क्या वहाँ का कुछ जो दृश्य आपको याद हो या कुछ अनुभव आप बताना चाहें? हालांकि बहुत पुराना जिस तरह का होता था उसमें तब तक थोड़ा परिवर्तन आ चुका था जी, लेकिन फिर भी वो सब पुरानी बातें तो थी ही जी, पर्दा प्रथा वहाँ थी ही जी, और उसी तरह का मान सम्मान भी राजा के लिए तब तक था जी। उसमें तोपों की सलामी दी जाती थी। हाँ, तोपों की सलामी दी जाती थी। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? और एक बार मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गए तो आ ही गए थे जी, कांग्रेस से जुड़े रहे। अंत में ऐसा हो गया कि जैसे भी होता है सत्ता में जो लोग होते हैं उनको लगता कोई नया व्यक्ति ना आ जाए या ऐसा कुछ, और हम एक तरह से उनके लिए बाहर से आए थे तो टिकट नहीं मिली तो हम इंडिपेंडेंट लड़ गए और पूरे एरिया के लिए प्रथम बार था, बल्कि उसके बाद अंतिम बार ही कहना चाहिए कि मैंने जितने भी और प्रत्याशी थे कांग्रेस का, जितनी भी पार्टियां थी उस समय, सबकी जमानत जब्त करा ली। क्या बात। और इतना जनता का सहयोग मिला जी। तो जो आपका एक कार्यकाल रहा मध्य प्रदेश विधानसभा में, उसके बारे में कुछ बताएं, कौन मुख्यमंत्री थे और क्या क्या आपकी उपलब्धियां रही, क्या क्या कार्य किए? जब मैं चुन करके आई तो संवित सरकार पहली बार बनी। ये किस सन की बात है? 1967 जी। ये उत्तर प्रदेश में भी संवित सरकार बनी जी, मध्य प्रदेश में भी संवित सरकार बनी और गोविंद नारायण सिंह उसके मुख्यमंत्री हुए। उस बीच में मुझसे दोनों पक्षों से इंडिपेंडेंट थी, दोनों पक्षों से कहा गया, बल्कि राजमाता ग्वालियर भी, महारानी सिंधिया भी जी, उनकी भी बार बार मेरे पास खबर आई कि भी तुम ये संवित ज्वाइन कर लो जी। और मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। और बल्कि वो पिताजी के पास लखनऊ तक जी संदेश भेजा। उनको चाचा जी कहती थी यूपी के संबंधों के कारण कि भी वो बात नहीं मानती है, आप उसको समझाइए। तो पिताजी ने कह दिया भी मैं क्या समझाऊँ, वो तो अपने आप स्वतंत्र, जैसा चाहेगी वैसा करेगी। उधर इनकी तरफ से भी द्वारका प्रसाद मिश्र की तरफ से अर्जुन सिंह और कृष्णपाल सिंह जो बाद में राज्यपाल रहे, ये दोनों कई बार मेरे पास आए कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। लेकिन मैंने कहा मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। लेकिन जब संवित बन गई और कांग्रेस विपक्ष में बैठ गई, उसके बाद मैं इनके पास गई और मैंने कहा कि अब मैं कांग्रेस में आना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को अब मेरी ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में मेरी रुचि अधिक नहीं रही। ये तो समय था, अवसर था, मुझे आना पड़ा, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आना पड़ा। लेकिन आरंभ से ही कुछ पिताजी की वजह से, पिताजी को सारे साहित्यिक लोगों से, जितने भी संत लोग थे, उनका सबको
पिताजी के ऊपर बहुत प्रभाव भी था, सबका स्नेह भी, विशेष तौर से माँ आनंदमयी, जिनको मैंने आनंद छलिया करके पुस्तक समर्पित की है, उनका बहुत विशेष स्नेह मेरे ऊपर रहा। और वो पुस्तक एक प्रकार से उन्हीं की देन है। मैं वृंदावन के वास में मैं रात को छंद दिखती थी और सुबह वो पूछती थी क्या लिखा आज और मैं उनको सुनाती थी। तो बहुत सी तो छंद उन्हीं के वही सामने लिखे गए हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह से हम लोगों का छिटपन में बहुत ज़्यादा संबंध था, बिल्कुल जैसे घर में, बिल्कुल इस तरह से। तो उस समय के जितने भी नेता, पंत जी से गोविंद वल्लभ पंत, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत मानते थे। उनकी बेटियों से तो अब तक मेरे संबंध रहे, पिछले वर्ष छोटी बेटी के देहांत हो गया। तो उस समय का जो वातावरण था, इतना स्नेह भरा वातावरण होता था। राजनेता एक दूसरे को ये लगता नहीं था कि दूसरे लगते भाई भाई, कौन क्या है क्या नहीं मालूम पड़ता था। और उस समय की राजनीति, मतलब राजनीति लगती नहीं थी, ये कहना चाहिए एक तरह से। जो आजकल की राजनीति है उस हिसाब से वो तो लगता ही नहीं था कि हम राजनीति में सब लोग मिलजुल कर देश के लिए सोचते थे। देश के लिए सोचते थे। कोई नहीं सोचता था कि ये अग्रवाल है, कि ये ब्राह्मण है, या ये फलाना है, या ये पर्वत का है। इस तरह कई मतलब तो बहुत तरह के भेदभाव पैदा कर दिए गए। अब जो इस जगह जगह संस्थाएं बन रही हैं, ठीक है, अपने संस्था के लिए आप उन्नति के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जितना बापू के ज़माने में जातिवाद में नहीं बटे थे, उतना अब बट गए और बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी पाने के बाद मुझे याद है बहुत से लोगों ने अपने नाम के आगे सरनेम लगाना छोड़ दिया था। अब स्कूलों में पूछा जाता है कि तुम किस जात से हो। ये इतने मतलब गलत परिपाटी है कि आप 50 बच्चों के बीच में एक को उठा करके पूछ रहे हैं कि तुम हरिजन हो कि तुम क्या हो। तो इस तरह से बच्चों में जो आत्म से भेदभाव पैदा किया जाता है, ये भी एक बहुत गलत है, समाज में बहुत घातक है। इतना ज़्यादा जातिवाद बढ़ गया है कि हम समझ नहीं पाते कि एक होकर के हम कैसे काम कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे, तो सबके बारे में हम कैसे सोच पाएंगे। और आपका लेखन कार्य भी चलता रहा, वहीं से मांडवी की आपने शुरुआत की। ये आपकी जो मांडवी पुस्तक है, मांडवी एक विस्मृता, पूरा खंड का, इसके बारे में बताएं क्या है। भरत की पत्नी मांडवी, उसने मुझे सदैव से प्रभावित किया। जब भी मैं रामायण पढ़ती थी तो सोचती थी कि यहाँ इन लोगों किसी का जिक्र नहीं, अकेली सीता का जिक्र है। फिर एक बार उसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला लिखी थी। चर्चा जितनी इनकी साकेत वगैरह की होती है उसकी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वो काफ़ी मोटी पुस्तक थी। पूरा जीवन उन्होंने उर्मिला का, बहुत सुंदर पुस्तक है वो उनकी, वो मैंने पढ़ी। वहीं विधानसभा की लाइब्रेरी में एक दिन मेरे हाथ में आ गई। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगने लगा कि मांडवी पर तो कुछ लिखा जाना चाहिए। तब से मेरे मन में जो इच्छा हुई मांडवी पर लिखने की, उसका परिणाम। आपने 3 पीढ़ियां देखी, एक स्वतंत्रता के पहले की, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और वर्तमान समय में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पीढ़ी थी, उसके बारे में आप कुछ कह रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पीढ़ी थी, मैं समझती हूँ शायद उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। उसने अपने वारिसों को या अपने आगे आने वाले लोगों को वो मूल्य नहीं दिए जो मूल्य उस समय उनके थे या उनसे पहले वाली पीढ़ी के थे। आज़ादी पाने के बाद हम लोगों को लगने लगा कि हमने सब पा लिया, अब कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। इसको संरक्षित कैसे रखा जाए, इसके बारे में उन्होंने विचार नहीं किया। बस पाली, इतने में वो संतुष्ट हो गए। इसी कारण है कि एक बीच का मध्यकाल ऐसा आया जबकि लोग आज़ादी पाई है, उसका क्या मूल्य है, कैसे हम उसकी रक्षा करनी चाहिए, इस बारे में सोचना उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि स्वतंत्रता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, तो वहाँ कहीं संतुष्टि का भाव आ गया उनके। बिल्कुल जी, क्योंकि जब भारत के नवनिर्माण की बात थी, लगातार हमें सतत प्रयास करते रहना, तब हम एक भव्य भारत की बात कर पाएंगे। और उसके बाद जो वर्तमान समय में आजकल तो शिक्षा दीक्षा का बहुत प्रचार प्रसार है, लड़कियां खूब पढ़ लिख रही हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। आज की पीढ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज की पीढ़ी मुझे ज़्यादा जागरूक लग रही है। हालांकि भौतिकता में तो ज़्यादा इजाफा हुआ है, आध्यात्मिकता बहुत कम हो गई है। जिस आध्यात्मिकता के लिए हमारा देश जाना जाता है वो कहीं पीछे जाती जा रही है, और भौतिक सुख जो है वो उसको स्थान लेते जा रहे हैं। फिर भी नई पीढ़ी में एक जागरूकता है, अच्छा बुरा जानने की जिज्ञासा है। उनको किस प्रकार के संस्कार मिले हैं ये बात अलग है, लेकिन फिर भी जिन नए लोगों से बात करो, नए युवकों से बात करो, वो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें, देश का कुछ आगे है, देश आगे आए। तो इस तरह से मैं समझती हूँ बड़े आशावान है भविष्य में नए युवाओं के। एक चीज़ और देखने में आती है कि आजकल नारी स्वतंत्रता या नारी सशक्तिकरण की बात भी होती है, और लेकिन कहीं कहीं आपने भी महसूस किया होगा कि स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता जैसी दिखाई पड़ती है, चाहे विचारों की बात हो, चाहे पहनावे की बात हो,
या मूल्यों की बात हो, आप क्या सोचती हैं? असल में जैसे मैंने अभी कहा ना कि आध्यात्मिकता की कमी होती जा रही है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है नारी अंदर से सशक्त हो, आत्मबल मजबूत हो, आत्मबल उसका मजबूत हो। लेकिन अब हमने उसको ये रूप दे दिया है कि वो अपने आप कमाने लगे, अपने पैरों पर खड़ी हो तभी सशक्त हो सकती है। ये जो अवधारणा है जी हाँ, कि आत्मिक रूप से सशक्त हो या न हो, पर वो नौकरी करने लगे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, आर्थिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और आत्मबल पर या नैतिक स्वतंत्रता पर या नैतिक उस पर कम जोर दिया जा रहा है। एक देखिए यहीं पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा निकलता है कि जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, महिला काम करने जाती है बाहर, अच्छी बात है, बहुत बड़े बड़े पदों पर भी है, उसके अलग तरह के परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हों या जहाँ नौकरी करते हैं उसके माहौल में। हम अपने सास की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारा अधिकारी किसी बात पर डांट रहा है तो हम वहां पर उनकी बात सुनने को तैयार हैं। तो ये जो एक अलग तरह का द्वंद्व पैदा हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जब आदमी नौकरी करने लगता, कमाने लगता, तो उसके अंदर एक अहम आ जाता है जो गृहस्थी के लिए या घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अगर आप मन में अहम पाल कर चलेंगे कि मैं करता हूँ घर की, मैं कमा रही हूँ, मैं बराबर हूँ, किसी भी चीज़ में कम नहीं हूँ, वो अहम भाव जहाँ आ जाता है वहीं घर में एक विवाद उत्पन्न होता है और वही अहम ही कारण होता है कि ये वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझ के घर के और लोगों को अपने से हीन समझने लगती है और अफसर की बात तो सबको सुननी पड़ती है। जी हाँ, जैसे आपने साहित्य में विभिन्न विधाओं पर कलम चले, जैसे काव्य में तो आपका बहुत अच्छा काम है, आपके 4 प्रकाशन भी हैं, उनके बारे में कुछ बताएं, क्या क्या आपने ब्रज में लिखा है, बुंदेली में लिखा है? मेरी पहली पुस्तक तो उसकी ब्रज बुंदेली की है, उसमें है ब्रज की, पर उसमें बुंदेली का अधिक कहा गया है क्योंकि उस बीच में बुंदेलखंड में ही मेरा रहना ज़्यादा, आनंद छलिया जी। और उसमें ज़्यादातर कृष्ण भक्ति से संबंधित पद हैं, बाकी थोड़े बहुत और भी हैं, अधिकांश भक्ति से संबंधित पद हैं उसके। उसमें पहला पद ही ये है, आनंद छलिया नाम तिहारो आनंद छलिया नाम। एक और जो और आपकी रचना है उनके बारे में, जिसमें नटनागर और नटनागर रसागर में भी कुछ मेरी समस्या पूर्तियां हैं जो उस बीच में मैंने विभिन्न काव्य सम्मेलनों में की हैं और कुछ दोहे हैं, उसमें भी अधिकांश भक्ति पद ही हैं। तीसरी रचना ये नवधरा के बीच, ये प्रकृति से संबंधित है, खड़ी बोली की रचनाएं जी। तो अगर आप अपनी रचनाओं से कुछ पढ़ना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए। किताब का नाम ही नवधरा के बीच जो है, इसकी पहली जो कविता है, स्वागत है, वो नभ और पृथ्वी के बीच के संबंधों पर ही है कि रिमझिम फुहार लो गिरी जलधार, रिमझिम फुहार लो गिरी जलधार, नभ और धरा के बीच हो गई कुछ बात, नभ और धरा के बीच कुछ और हो गई कुछ बात, आधात से पुलक उठा अवनी का गात, रोमावली सी तरु पंक्ति शहर कांप गई, पूरा प्रकृति का चित्र है। रोमावली सी तरु पंक्ति शहर कांप गई और उड़के उछाल सी उमग उठी घास नहीं, निर्झरों की गति हृदय की भावनाओं सी बढ़ी, निर्झरों की गति हृदय की भावनाओं सी बढ़ी, मिलन पल की में धड़कनों सी मचलती सत्ता चली, आशा के पंख लगा मन का मयूर नाचा, आशा के पंख लगा मन का मयूर नाचा, अवनी के अंतर में चातक सा नेह साचा, और केसरिया केना के पहन कान कर्ण फूल, केसरिया केना खिला हुआ है ये पृथ्वी के लिए, केसरिया केना के पहन कान कर्ण फूल, हरियाली चूनर रंग और वेणी में संजोए फूल, भेंट उठी प्रीतम से प्रीति पगी धरा बाल, वाह क्या बात, भेंट उठी प्रीतम से प्रीति पगी धरा बाल, और नभने संवार बादलों के केश जाल, वाह वाह वाह, नभने संवार सघन बादलों के केश जाल, भर दी प्रिया की मांग में सुहाग रोली, और लाल हुई लाड से प्रकृति सुता भोली, लाल हो जाता है ना शायद बरसात के दिनों में, बहुत सुंदर है। तो नभने संवार सघन बादलों के केश जाल, भर दी प्रिया की मांग में सुहाग रोली, लाल हुई लाज से वह प्रकृति सुता भोली, अरे अंबर का अवनी पर बिखरा दुलार, बरसी फुहार लो गिरी जलधार, अरे बरसी फुहार। वाह वाह वाह, कितना सुंदर प्रकृति का आपने चित्रण किया, मानवीकरण भी किया है। आपकी लेखनी भी खूब चली और राजनीति में भी आपने खूब काम किया, सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। एक चीज़ बड़ी जिज्ञासा हो रही है और कौतूहल की बात है, आपकी अवस्था इस समय लगभग 87 रन कर रही हूँ जी। इतनी अवस्था में जबकि सामान्य लोग बिस्तर पर होते हैं या राम भजन करते हैं या कुछ, आप लगातार सक्रिय रहती हैं, कोई भी कार्यक्रम हो
आगरा उसके आसपास चाहे साहित्यिक हो, राजनीतिक हो या कोई भी हो, आपकी उपस्थिति लगभग अनिवार्य सी हो गई। कैसे करती हैं आप, क्या दिनचर्या रहती है आजकल आपकी? दिनचर्या तो निश्चित नहीं होती, कुछ इस पर निर्भर करता है कहाँ कितना कार्यक्रम में कहाँ जाना है। और मैं समझती हूँ लोग जितना मुझे प्यार देते हैं और जितने प्यार से बुलाते हैं उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं उनके बीच में पहुंच जाती हूँ। इसके अलावा तो कोई और बात मेरी समझ में आती नहीं है। जी, क्योंकि इस अवस्था में लगातार सक्रिय रहना और विभिन्न और मुद्दों पर आपकी प्रखर राय मिलती है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और ये अगली पीढ़ी के लिए एक तरह से प्रसाद है, आपकी तरफ से आपके विचारों का प्रसाद है। और आपकी ऊर्जा को देखकर नई पीढ़ी भी कहीं ना कहीं और ऊर्जा महसूस करती है। एक चीज़ और आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आपने राजनीति का देश की स्वतंत्रता के पहले का रूप देखा, जब लोग संघर्ष कर रहे थे देश के लिए। आपने संघर्ष किया, कष्ट सहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ऐसा युग आया जो आदर्शवाद की स्थिति थी। आज जब आप देखती हैं राजनीतिज्ञों का रूप, जो तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तमाम सारे रहस्योद्घाटन होते हैं, अरबों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, और देश के लिए कैसे हम और सोचें। ऐसा नहीं सारे लोग खराब हैं, अच्छे लोग भी हैं, देश के लिए बहुत कुछ काम भी हो रहा है। तो क्या मन में भाव उठते हैं आपके? मन में दुख तो होता ही है और लगता है कि जितना परिश्रम या जो कुछ भी हमने जिस भाव से आज़ादी के लिए लड़ाई की, सब कुछ किया, उसके बाद ये सब जो देखने को मिलता है में जो सब कहा कि आज़ादी के ज़माने में 3 चीज़ें मुख्य थी हमारे सामने जी। एक तो शराबबंदी, शराब की दुकानों के आगे महिलाएं लेट जाती थी, घोड़े दौड़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन पिकेटिंग करती थी। आजकल सरकार उसी शराब की ठेके पे ठेके उठाए चली जा रही है और बढ़ावा दे रही है। हर साल रेवेन्यू और बढ़ जाता है। दूसरी बात, विदेशी वस्त्रों की हम लोग होली जलाते थे जी। आजकल विदेशी वस्तुएं बाजार में इस कदर छा गई हैं कि हम क्या कहते हैं, चाइना की पिचकारियों से होली खेलते हैं जी। वहाँ के दियों से, उनके देवताओं से दिवाली मनाते हैं, बाहर के आई लड़ियों से दिवाली मनाते हैं जी। इसका हमारी कॉटन इंडस्ट्री पर तो असर पड़ता ही है। लेकिन सचमुच में कभी कभी तो लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में शायद विदेशी वस्तुएं हम इतनी ना इस्तेमाल करते हों जितनी कि आजकल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहना आपका। और ये ब्रांड और ये और वो, जो यहाँ का ब्रांड और वहाँ का ब्रांड, ये जो युवकों के मन में या सबके मन में एक हो गया है, चाह पैदा हो गई है जी। ये ज़रूर हमारे देश की राजनीति के लिए भी और आर्थिक नीति के लिए, दोनों के लिए भी बड़ा कष्टप्रद और नुकसानदेह है। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि पहले राजनीतिकों के मन में देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए एक व्रत रहा करता था, व्रत लेकर बढ़ते थे आगे, एक मिशन के रूप में काम करते थे। आजकल बहुत जल्दी संपत्ति इकट्ठा करने के लिए प्रयास करते हैं। भौतिकवाद युग आ गया है ना, भौतिकवाद है जी। आध्यात्मवाद तो रहा नहीं कि हम लोग आध्यात्म से सोचें, नीति के अनुसार चलें। अब तो भोगवाद है, जो कुछ भी है भौतिक सुख जितना ज़्यादा मिल सके उतना ले लिया जाए जी। हमारा देश, जैसा आपने जिक्र किया कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए और उन मूल्यों के लिए जाना जाता था, आज आध्यात्मिक की बजाय भौतिक युग आ गया है। क्या देखती हैं भविष्य भारत का कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और क्या किया जाए जिससे हम फिर एक भारत को उसी पद पर पहुंचा सकें जो विश्व गुरु का दर्जा हुआ करता था? अब से बच्चों को संस्कार भी तो नहीं दे पा रहे हैं हम। हमारे बच्चे जो है, असल में एक तो हमारी शिक्षा पद्धति जो है ये भी इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि सरकारी स्कूल जो होते हैं उनमें पढ़ाई होती नहीं, जो कॉन्वेंट या इस तरह के स्कूल हैं उनमें पढ़ाई होती है। जब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो वही भाषा सीखते हैं, वही संस्कार सीखते हैं। तो जब तक हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार नहीं होगा, अच्छे शिक्षा संस्थान हमारे संस्कारों के लिए नहीं बनेंगे, तब तक तो मैं समझती हूँ अच्छे संस्कार दे पाना बच्चों को बड़ा कठिन, क्योंकि नहीं तो बचपन से ही पढ़ जाते। नहीं, बचपन से पढ़ जाते जी। नहीं, हम लोग उसका विरोध भी नहीं करते ना। अब जैसे कॉन्वेंट में है, अगर बच्चा हिंदी में बोलता है तो पनिश किया जाता है। भाई हिंदी में आप क्लास में इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश को एक भाषा की तरह से पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन उसको मातृभाषा बना दें तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम, जो अच्छे स्कूल पहले हुआ करते थे, छोटे छोटे पाठशालाएं हुआ करती थी, सरकारी स्कूल छोटे हुए, जब मैं समझती जितने बड़े लोग हैं ज़्यादातर उनमें से सब वहीं के पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं जी। लेकिन सब में संस्कार से सब आगे चल के बड़े हुए। तो जो हमारे संस्कार इन कॉन्वेंट वगैरह स्कूलों में पढ़ रहे हैं छुटपन से, ये कैसे रोके जाए? प्रश्न तो ये जो स्थिति आजकल युवाओं का भारत कहा जाता है, युवाओं की संख्या करीब 65% के लगभग है और हम एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। आपको क्या लगता है कि जो भारत विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है,
क्या भविष्य देख रही हैं आप? नहीं, देश विकास तो हुआ है और होगा, पर भौतिक विकास हुआ है। बस जी। अंतर सिर्फ इतना ही है कि आत्मिक विकास न होकर भौतिक विकास हो। और कुछ कहना चाहेंगे आप चलते चलते, जो नई पीढ़ी आपको सुन रही है? नई पीढ़ी से ये कहेंगे, देश को धन से आगे रखें, देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, और काम अपने घर से शुरू होता है। घर से परिवार, परिवार से शहर, शहर से प्रदेश, प्रदेश से देश, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचना थोड़ा कम करें, तो हम समझते हैं कि शायद हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने। आप स्टूडियो में आई, आपसे इतनी विस्तार से बातें हुई, आपने जीवन के तो बहुत सारे तथ्य हमारे सामने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।